हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चैट के इस नए वीडियो में। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और केदार कहाँ है। मैं कौन हूँ ये तो बाद में केदार आके आपको बताएगा, लेकिन केदार कहाँ है ये मैं आपको बता सकता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, एक कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, उसे लाने का प्रोसेस क्या होता है, और आप लोग इन्वेस्टर्स कैसे एक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो हमें ज़रूरी है देखने किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। केदार के बारे में मैं बता रहा था। केदार को एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आया है, तो वो अपने दोस्तों के पास गया है वो आइडिया शेयर करने। तो चलिए मैं भी आपको वहाँ लेके चलता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि केदार अपने फ्रेंड्स के पास गया हुआ है अपना बिजनेस आइडिया शेयर करने। तो उसने अपने दोस्तों को अपना आइडिया बताया और पूछा कि क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे उसके बिजनेस में। तो उसके दोस्तों ने हाँ बोल दी, एग्री कर गए वो। तो इस सीन में जब केदार ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बन गया एक प्रमोटर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके दोस्त जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया वो बन गए अर्ली इन्वेस्टर्स। तो वो पैसा लेके केदार ने अपना बिजनेस बनाया और खूब कमाया। इतना कमाया कि सब खुश, वो भी खुश, उसके दोनों इन्वेस्टर्स, दोनों दोस्त भी खुश। फिर कुछ दिन बाद वो लोग फिर से मिले। अब केदार के माइंड में ये था कि उसे अपना बिजनेस और बड़ा करना है। केदार अपना भाई कभी छोटा तो सोचता नहीं है, उसे तो सब बड़ा बड़ा चाहिए। तो केदार अपना बड़ा सोचने वाला बंदा, तो उसे अपना बिजनेस और बड़ा करना, एक्सपैंड करना, और उसके लिए चाहिए और फंड। तो वो अपने इन्वेस्टर्स से, दोस्तों से पूछ रहा था कि वो और इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या। तो उनके दोस्तों का प्लान तो कुछ और था। वो बोले कि भाई केदार, हमें तो अभी थोड़ा सा फंड की ज़रूरत है, तो हम तो एग्जिट करने का सोच रहे हैं, हम और पैसा नहीं डाल सकते, सॉरी। ये सुनने के बाद केदार सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए, एक्सपेंशन के लिए, जो रोजमर्रा के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए। तो केदार सोच में पड़ गया कि मैं फंड्स कहाँ से लाऊं। सोचा सोचा, सोचने के बाद उसे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया, एंड वो आइडिया था आईपीओ। आईपीओ दोस्तों, आईपीओ। तो चलिए अभी हम केदार से ही समझते हैं कि उसे ये आइडिया कैसे आया और उसने ये डिसीजन कैसे लिया। हाय केदार, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे खुद के ही चैनल पे। तुमने इतनी बड़ी कंपनी तो खड़ी कर ली, एंड अभी फंड्स की जरूरत है तुम्हें, और तुमने आईपीओ का बहुत ही बढ़िया डिसीजन भी लिया। बट मैं और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी तुमसे कि तुमने आईपीओ का डिसीजन लिया कैसे, क्या एडवांटेजेस देखे तुमने इसमें। चलो फिर समझते हैं आईपीओ के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि एडवांटेजेस क्या क्या है आईपीओ के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ से ना बहुत सारे फंड्स मिल जाते हैं अपने को एक्सपांशन के लिए। किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है, उसके पास अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है तो उसको फंड्स की जरूरत पड़ती है। ये फंड का जो नीड है वो आईपीओ हमें फुलफिल करके देता है। सेकेंडली, किसी भी बिजनेस को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए कुछ फंड्स की जरूरत होती है जिसको वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। ये भी आईपीओ की मदद से अपने को मिल सकता है। थर्डली, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनके लिए आईपीओ एक एग्जिट ऑप्शन जैसा है, तो उनको भी एक एग्जिट ऑप्शन मिल जाता है आईपीओ के थ्रू। एंड अभी क्या है, जो आईपीओ के थ्रू हम लोग स्क्रिप्ट इशू करने वाले हैं वो शेयर्स रहते हैं जनरली। तो शेयर से ओनरशिप मिलता है, तो इसके ऊपर कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं रहता जो कि लोन्स के ऊपर जैसा रहता है। तो वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है कि इसके ऊपर अपने को कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो इसका और एक अपने को बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कंपनी के ऊपर कुछ एग्जिस्टिंग लोन्स है तो आईपीओ की मदद से जो फंड्स हमने हमारे पास आए हुए हैं, इस फंड का यूज करके हम लोग जो एग्जिस्टिंग लोन्स है इसको हम लोग पे ऑफ कर सकते हैं। और फिर आईपीओ जो रहता है कि फर्स्ट टाइम पब्लिक को सिक्योरिटीज इशू होते हैं, इसके लिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोला जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या है, कंपनी कैसे लेके आती है ये आईपीओ। किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो क्या होता है, आईपीओ लाने के बाद वो शेयर जो रहता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है। तो इसके लिए अभी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो है सेबी। तो इसके लिए किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो सेबी के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं जिसमें मर्चेंट बैंकर हेल्प करता है।
सो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि बिजनेस का डिस्क्रिप्शन रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस का मैनेजमेंट कौन मतलब बिजनेस को रन कर रहा है उसके सब डिटेल्स रहते हैं, और ये आईपीओ का जो फंड है वो किधर यूटिलाइज करने वाले हैं इसके भी डिटेल्स इस रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस में रहते हैं। सो मर्चेंट बैंकर्स के हेल्प से ये सब चीज़ें, ये कंप्लायंसेस एक कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है। प्रोफेशनल्स है वो फ्यूचर जो है कंपनी का उसको फोरकास्ट करके एक प्राइस बैंड निकालते हैं, उसमें अपर और लोअर प्राइस बैंड वो डिसाइड करते हैं। तो आप एक बार जो प्राइस बैंड रहता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, ये सब कंप्लायंस होने के बाद आप आईपीओ ला रहे हो, ये लोगों को कैसा पता चलेगा? तो आपको इसके लिए एडवर्टाइज देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में देना पड़ता है, जिससे लोगों को पता चले कि कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है केदार, ये तो आईपीओ का प्रोसेस भी हम समझ गए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी कैसे लेके आती है आईपीओ। बट अब मेरा क्वेश्चन ये मेरी तरफ से और ऑडियंस के लिए ये है कि हम लोग एज ए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कंपनी तो लेके आ गई, हमारा अब क्या रोल है, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या प्रोसेस है उसके लिए? ओके, सो अभी कोई भी इन्वेस्टर रहेगा तो उसको कुछ अकाउंट्स की जरूरत है इसके लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट मतलब क्या रहता है कि अभी ना पूरा जो भी शेयर स्क्रिप्ट रहते हैं पहले फिजिकल फॉर्म में थे, अभी ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, इसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। तो जो भी आपके स्क्रिप्ट रहते हैं ये फिजिकल फॉर्म में नहीं रहते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर रहते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सेकेंडली ऑफकोर्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप आपके जो फंड्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी शेयर और स्क्रिप्ट में। कैश के बेसिस पे तो ये बिजनेस नहीं चलता। और थर्डली एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी अभी सिक्योरिटीज के एक्सचेंज के जो रूल्स है उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर को अगर ट्रेडिंग करना है तो एक ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 3 अकाउंट किसी भी इन्वेस्टर के पास होने चाहिए, फर्स्ट डीमैट अकाउंट, सेकंड बैंक अकाउंट एंड थर्ड ट्रेडिंग अकाउंट। तो फिर कोई भी इंसान आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। ओके केदार, सो ये तीनों अकाउंट तो है मेरे पास, डीमैट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है। सो अभी आगे क्या करना चाहिए मेरे को, आगे क्या प्रोसेस है? आई हैव ऑल दीज 3 अकाउंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी ये तीनों अकाउंट है आपको, तो आपको नेट बैंकिंग में लॉग इन करना चाहिए। नेट बैंकिंग में आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा कि कौन से अवेलेबल है आपके आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ आपको दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी कंपनी अगर ये आईपीओ का इशू लेके आती है तो वो एडवर्टाइज करती है न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में। लेकिन अभी पूरा डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो आप देखोगे तो मनी कंट्रोल वगैरह जैसे कुछ एप्स है या फिर मनी कंट्रोल की साइट्स है, वैसे बहुत सारे बिजनेस स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे मतलब जो बिजनेस और शेयर मार्केट को लेके जो चैनल्स रहते हैं इन सब पे भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता है कि कौन से अपकमिंग आने वाले हैं आईपीओ। कुछ ऐप भी है जिसमें आपको पता चल जाता है कि कौन से आईपीओ अभी अपकमिंग आने वाले हैं। तो एक बार ये आपको पता चल जाता है तो जो बैंक अकाउंट के साथ आपका डीमैट अकाउंट लिंक है उसमें आपको ऑप्शन दिखता है आईपीओ के रिगार्डिंग, उसमें आप जा सकते हो। उस पर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखता है कि कौन से अपकमिंग आईपीओ है। अभी इसमें क्या रहता है कि हर एक बैंक का अपना अपना ग्राफिक यूजर इंटरफेस रहता है जो कि हम लोग इस वीडियो में दिखा नहीं सकते। तो आपको जैसे आपको ऑप्शन दिखेगा, इधर अजबा के नाम से दिखेगा या फिर आईपीओ के नाम से आपको दिख जाएगा या फिर शेयर ट्रेडिंग वगैरह इसके नाम से हर एक बैंक का अपना अपना एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस दिखता है। उस टैब पे आप जाओगे तो आपको अपकमिंग आईपीओ दिख जाते हैं, तो उसमें जाके आपको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है केदार, ये मैंने आपने जो प्रोसेस बोला वो मैंने किया। मैं अपने बैंक अकाउंट में गया, वहां पे इन्वेस्ट ऑनलाइन के ऑप्शन में भी गया, मेरे को आईपीओ भी दिखे। अब एक मेरे को जो सही लगा वो आईपीओ मैंने सिलेक्ट किया उसमें, बट वो सिलेक्ट करने के बाद मैं एक जगह अटक गया क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स थे जो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उस पर एक्सप्लेन करें हमें और हमारी ऑडियंस को। जैसा कि मैंने ना मल्टीपल प्राइस का कंसेप्ट बताया था, एक प्राइस बैंड का कंसेप्ट बताया था इनिशियली, तो वही एक कंसेप्ट है कि इसमें क्या रहता है कि जो एक फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं प्रोफेशनल, उसके हिसाब से एक प्राइस का बैंड निकालते हैं। तो हायर उसमें प्राइस रहता है और एक लोअर प्राइस रहता है। तो इसमें अपने को चूज़ करना रहता है जब भी हम लोग मतलब अप्लाई करेंगे उस आईपीओ के लिए, तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए, कौन सा वाला प्राइस हम लोग चूज़ करने वाले हैं। तो फिर एज़ पर मार्केट एंड डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक कट ऑफ प्राइस उसमें से निकलता है जो ही फाइनल प्राइस माना जाता है। तो अगर आपका सिलेक्ट किया हुआ प्राइस अगर कट ऑफ प्राइस से लो होगा तो वो केस में आपको शेयर अलॉट नहीं होता है। तो यही एक जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड होता है उस आईपीओ का, उसको ही बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। सो इसके मदद से इसका प्राइस डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट।
तो फिर जो फाइनल प्राइस रहता है वही फिर लिस्टेड प्राइस हो जाता है। ओके, बुक बिल्डिंग प्रोसेस काफी अच्छे से समझाया आपने। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉट क्या होता है? राइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। बहुत जनों को ये लॉट का कंसेप्ट समझता नहीं है। एक्चुअली क्या रहता है, जब आप लोग जनरली ओपन मार्केट से जब शेयर खरीदते हो तो आप 1 शेयर 2 शेयर ऐसा आप ले सकते हो। लेकिन क्या है, आईपीओ का प्रोसेस ही ऐसा है कि इसमें ये अभी फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर हो रहा है। तो इसमें जनरली जो ये कंसेप्ट है इसमें चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक में इसमें अप्रोच हो और ज्यादा अमाउंट में एक आप शेयर में इन्वेस्ट करो। तो आप इसमें 1-2 शेयर नहीं कर सकते। इसका एक लॉट मिनिमम एक फिक्स रहता है। लॉट 10 शेयर का हो सकता है, वो 15 शेयर का हो सकता है, 20 शेयर का हो सकता है। इसका जो प्रिस्क्राइब्ड प्राइस है उसके हिसाब से ये लॉट साइज डिसाइड हो जाता है। तो आप एक लॉट को अप्लाई कर सकते हो। तो फिर उस लॉट में जितने भी शेयर रहेंगे उसको आपने अप्लाई कर लिया। मतलब अगर मैं एक लॉट को अप्लाई कर सकता हूँ, अगर वो 15 शेयर का है तो मुझे 15 शेयर मिल जाएंगे आफ्टर अलॉटमेंट। तो ये लॉट का कंसेप्ट है। आप मल्टीपल लॉट्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, समझ गया। थैंक यू केदार, ये सारी टेक्निकलिटीज को एकदम सिंपल तरीके में समझाने के लिए। आई होप हमारी सारी ऑडियंस के ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तुम्हारा आईपीओ भी 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ऐसा मैंने सुना। तो इसका क्या मतलब है कि 100 टाइम सब्सक्राइब हुआ? यस, तो सब्सक्रिप्शन का ऐसा रहता है प्रोसेस कि अभी जैसे कि अभी इधर देखा गया था, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इस केस में कि अगर मुझे 100 रुपये चाहिए तो उसके लिए मैंने 10-10 रुपये के 10 शेयर मार्केट में इशू किए हैं। तो अगर वो 10 के 10 सब्सक्राइब हो गए, मतलब मेरा जो फुलफिलमेंट है फंड्स का वो कंप्लीट हो गया। लेकिन मार्केट में जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मैंने 10 शेयर इशू किए थे लेकिन उसके लिए मुझे एप्लीकेशन 100 आ गए। तो फिर इस केस में क्या हुआ कि मेरा जो इशू था वो 10 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इससे कम भी मतलब मुझे एप्लीकेशंस आ सकती है। तो 10 शेयर्स के एप्लीकेशंस के लिए मैंने इशू किया था लेकिन मुझे 5 ही आ गए, तो उस केस में ये अंडर सब्सक्राइब हो गया। तो ये कंसेप्ट है सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये डिपेंड करता है कि तुमको इशू एक बार मार्केट में करने के बाद शेयर्स कितने सारे एप्लीकेशंस आते हैं। तो मुझे 100 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो ये अच्छा है, अच्छी बात है। केदार, ये थैंक यू, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर करने के लिए। अब मैं बस लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेगी कि थोड़ा सा फाइनल एक समरी या कुछ आप बोलना चाहें हमारे ऑडियंस को। ये सभी इस वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी पर्सन को कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो उसने क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ के केस में ऐसा रहता है कि हमारे पास उसके कुछ पुराने जो प्राइस फ्लक्चुएशंस वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं रहती, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये मार्केट में लिस्ट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने पास जो अवेलेबल डिटेल्स है वो रहता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि उसमें सब सारे फाइनेंशियल डिटेल्स रहते हैं किसी इस आईपीओ के। उसके अलावा कौन मतलब मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पोजीशन पे कौन लोग हैं। उसके अलावा ये जो फंड्स आईपीओ के थ्रू ये लोग जनरेट कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये सारी डिटेल्स आपको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। तो इस सब को एनालिसिस करके कोई भी पर्सन डिसाइड कर सकता है कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। इसके अलावा और एक पॉइंट है जिसको मतलब मैं पहले बोल देना चाहूँगा कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, वो है सब्सक्रिप्शन का। अगर कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो अगर वो बहुत मल्टीपल टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि उस स्टॉक में ज़रूर कोई पोटेंशियल है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको एप्लीकेशंस आ रहे हैं। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ आईपीओस थे जो ओवर सब्सक्राइब हुए थे लेकिन जब भी वो मार्केट में लिस्ट हो गए तो उसके बाद उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो गई। तो वही ये 2 चीज़ें हैं कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के डिटेल्स को समझो और वो हिसाब से आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा आईपीओ के थ्रू कमा सकते हो। थैंक यू केदार, इतने अच्छे से तुमने हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को इतना सब एक्सप्लेन किया, खुद के ही चैनल पे आके इतना कुछ समझाया और आईपीओ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी हमको डिटेल्स दी, सबके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू एक्चुअली अनुराग कि तुम आए इस चैनल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टार्टिंग में अनुराग ने बोला था तो मैं सबको इसका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुराग बगारिया, सीए अनुराग बगारिया, द ऑल इंडिया रैंक होल्डर। सो इसका ये कंसेप्ट था एक्चुअली कि अलग वे में हम लोग प्रेजेंट करके इस वीडियो को, तो जो पीपीटी भी आपने सबने देखी और आपको बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें से समझ में आ रहेगी अलग वे में। ये सब आइडिया अनुराग का था। तो अगर ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और उसका पूरा क्रेडिट अनुराग को ही जाता है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुराग। एंड सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से
थैंक यू केदार को इतना प्यार देने के लिए, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।